नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और आप सभी का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल NH स्टडी संग्रह पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को रिवीजन क्लासेस मिलती है और मिलती रहेगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्यों करना, ठीक है, तो हम बताते हैं क्यों करना है। क्योंकि जितना सारा क्लास होगा आप तक पहुंचेगा और मेरे साथ आप भी रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, क्योंकि जो आज के जो अभी का जो 2026 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें सभी लोग क्या है कि रिवीजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो क्लास में ही पढ़े रहते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ ताकि हमारे साथ वो भी रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज़रूर देखिएगा, तभी इसका इधर आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो को देख लीजिए, तब फिर पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोग जाने थे, यानी पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग जाने थे कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके किसी रासायनिक अभिक्रिया वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जो है ना रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। बस इतना याद रखना है। उसके बाद इसमें पढ़े थे कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अति तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद मध्यम गति रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है अति मंद रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये 3 ठो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो तीव्र जो जिसमें पूर्ण होने में कम समय, पूरा कम ना के बराबर समय लगे तो होता है अति तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, तीव्र बहुत जल्द ही वो अभिक्रिया पूरा हो जाता है। ये सब हम लोग देख चुके थे। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। और अभिक्रिया का वेग पढ़े थे, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग दर, ठीक है, या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन दर को कहते हैं। ठीक है, ये सब भी हम लोग जाने थे। अभिकारक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये सब आप लोग कमेंट बताइए, तो अभिकारक क्या होता है आप लोग बताइए कि कमेंट में अभिकारक क्या होता है। तो याद रखिएगा अभिकारक पॉजिटिव होता है। उसके बाद अभिकारक नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक नेगेटिव होता है, जबकि उत्पाद क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या बोले थे हम लोग, याद रखिएगा। अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड। यही हम लोग पढ़े थे। किसका मात्रक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मात्रक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा। और ये बताइए कि आप लोग कमेंट बताइए कि ये इस पर सांद्रता पर निर्भर करता है या नहीं, सांद्रता पर निर्भर करता है या फिर नहीं, बताइए फटाफट। सांद्रता पर निर्भर करेगा या फिर नहीं करेगा। तो याद रखिएगा ये सांद्रता पर निर्भर करता है। कि क्या करता है, तो सांद्रता पर निर्भर करता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन ये गैसीय अभिक्रिया के लिए मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए रासायनिक अभिक्रिया को किससे सूचित करते थे, R से सूचित करते थे। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या होता था, डेल C अपान डेल T हो जाता था। ठीक है, और अगर अभिकारक रहेगा तो क्या होता था, कमेंट बताइएगा फटाफट। अभिकारक होता था तो क्या होता था बताइए। अभिकारक के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, डेल R अपान डेल T, और एक पढ़े थे ए लेकिन माइनस में होता है तो माइनस डेल P अपान डेल T। ठीक है, ये होता है अभिकारक, ये उत्पाद के लिए, ये अभिकारक के लिए। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, इतना याद आपको क्या करना है, रखना है। उसके बाद हम लोग और अच्छी तरीके से जाने थे, क्या क्या जाने थे, चलिए देखते हैं। उसके बाद अभिक्रिया के वेग के प्रकार पढ़े थे। अभिक्रिया के वेग का प्रकार कितना होता है, फटाफट बताइएगा। अभिक्रिया के वेग का प्रकार 2 होता है। एक होता था औसत वेग, क्या होता था, औसत वेग, और एक होता था तात्क्षणिक वेग। क्या, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग और एक तात्क्षणिक वेग। औसत वेग क्या होता था, फटाफट बताइए। औसत वेग होता था जो किसी लंबे समय अंतराल में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन दर को कहते हैं। और औसत वेग को किससे सूचित करते हैं, RAVG से सूचित करते हैं। ठीक है, RAVG इक्वल टू कितना होता है, कमेंट बताइए फटाफट। RAVG इक्वल टू कितना होता है, ओए लाल शर्ट वाला कमेंट में फटाफट, लाल शर्ट वाला और पीला शर्ट वाला दोनों को देख रहे हैं, कमेंट में फटाफट बताइए। RAVG जो औसत वेग है इसका मान कितना होता है, RAVG इक्वल टू कितना हो जाता है, याद रखिएगा। इसका मान हो जाता है डेल C अपान डेल
टी हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस डेल सी अपन डेल टी, ये आपको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद क्या होता था, चलिए यहाँ पे देखते हैं अब तात्क्षणिक वेग क्या होता है, जो किसी सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारक एवं उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन दर को कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बताइए तात्क्षणिक वेग को किसी सूचित करते हैं, RINS, रिंस से सूचित करते हैं, ठीक है, RINS। बताइए फटाफट, ओए पीला शर्ट वाला फटाफट, RINS का जो मान होता है कितना बड़ा होता है बताइए, RINS यानी तात्क्षणिक वेग बराबर क्या होता है, तो तात्क्षणिक वेग बराबर होता है, उसमें क्या था, डेल लगता था, डेल मतलब परिवर्तन होता है, ठीक है, और इसमें लग जाता था डी हो जाता है सूक्ष्म के लिए दर्शाता है, DC अपन DT, ठीक है, ये हो जाता था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहीं पे देखे थे, ये देखिए देख लीजिए, आराम से देख सकते हैं ये सब, ठीक है। तात्क्षणिक वेग पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे, सूक्ष्म समय अंतराल के लिए, अच्छा ये तो पढ़े थे, चलिए ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके बाद कहाँ गया, रासायनिक अभिक्रिया का वेग का समीकरण पढ़े थे, और कुछ HW भी दिए थे आप सभी के लिए, ठीक है। और ये जो डेल के अंदर जो रहता है, आप लोग बताइए तो कमेंट में, डेल के अंदर जो चीज़ रहता है यानी ब्रैकेट के अंदर ए है, तो इसका मतलब क्या है, एक ही सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता है, ठीक है, एक ही सक्रिय द्रव्यमान है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक या उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी हम लोग जाने थे, ठीक है। उसका देखिए इसका जो निकाले थे, किसी निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए वेग का व्यंजक लिखिए, ठीक है, ये भी हम लोग लिखे थे, वेग का व्यंजक लिखिए। तो वही ना, जो अभिक्रिया का वेग समीकरण कैसे लिखते हैं, जो सटा होता है उसको उठाकर पटक देते हैं नीचे, और डी के अंदर जो चीज़ यहाँ पर रहता है उसको अंदर कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा, और DT नीचे कर देते हैं, इसी प्रकार निकालते थे, यहाँ पे निकाला गया है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये सब खुद प्रयास करना था। उसके बाद ये तो देखे थे कि A+2B 3C के लिए किस क्षण के लिए, अच्छा ये सब हिसाब है, ठीक है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे हिसाब सब। चलिए अच्छा यहाँ पे दिए होमवर्क दिए थे एठो वाला, ठीक है, देख सकते हैं एठो वाला होमवर्क दिए थे, आप लोग बताइए कौन कौन एठो बनाए थे होमवर्क, खुद प्रयास करिए वाला होमवर्क, ठीक है। देखिए वेग समीकरण लिखें, बताइए इसका वेग समीकरण किस किस ने लिखा है, जो नहीं बनाया है उसके लिए मैं आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, जो नहीं बनाया, और जो बनाया है वो कमेंट में लिखिए, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए जो बनाया है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, तो हम लोग क्या बोले थे, जो सटा हो उसको उठा कर नीचे कर देना है, सटा हो तो उसको उठाने के नीचे कर देना, लेकिन यहाँ पे सटा हुआ है एक को H2 के साथ कोई सटा है, नहीं सटा है, तो इसको क्या करेंगे, D और H2 को ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, ठीक है, H2 बटे अब DT नीचे कर देंगे। अगर इसमें सटा रहता है, कुछ मान के चलते हैं 2 सटा रहता है इसमें, तो 2 सटा रहता है तो एक नीचे रहता है छुपा हुआ, तो एक ऊपर चल जाता है, यानी उठा कर पटकना है ना, तो एक ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाता है। लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो हम काहे देंगे, ठीक है, दिया ही नहीं है तो हम काहे देंगे, वही बात है। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं है, ठीक है, इसी हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए इतना हो गया। अब देखिए ये क्या है बताइए, अभिकारक है या उत्पाद है, देखिए जो भाग लेता है वो अभिकारक होता है, हम लोग आप लोग को बताए थे, जो भाग लेता है वो अभिकारक होता है। तो यहाँ पे देखिए जो भाग लेता है वो अभिकारक होता है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस हो जाएगा, अभिकारक क्या होता है, माइनस में होता है, तो याद रखिएगा ये माइनस हो जाएगा। फिर इसी प्रकार ये भी अभिकारक है, ये भी भाग ले रहा है, ठीक है, तो इसका भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस होगा, उसका इक्वल टू, उसका देखिए माइनस। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो आप बोलेंगे कि प्लस क्यों नहीं दिए, सबका अलग अलग निकलता है भाई, क्या सबका अलग अलग निकलता है, ठीक है, ये जो वेग समीकरण होता है सबका अलग अलग निकलता है, इतना याद रखना है। ये भी अभिकारक है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। इसमें देखिए कुछ सटा हुआ है, O2 के साथ कुछ सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है, अगर 2O2 लिखा रहता तब जाकर होता कि नहीं भाई 2 सटा हुआ है, लेकिन यहाँ सटा हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, तो O2 क्या करेंगे, D के अंदर क्या करेंगे, O2 को बंद कर देंगे, ठीक है, और बटे DT कर देंगे। इसी प्रकार इसको भी करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 सटा हुआ है, तो 2 जब सटा हुआ है तो 1/2 उठा कर पटक देंगे, ठीक है, उसका DH2O कर देंगे, ठीक है, उसके बाद DT कर देंगे, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको बनाना है, एक ठो मैं बता दिया, इसी प्रकार ये सब बनाइए, ठीक है, ये सब बनाइए आप लोग, ठीक है, और कॉमेंट में आंसर बताइए। देखिए इसमें सटा हुआ नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें सटा हुआ है, इसमें सटा हुआ नहीं है, तो इसको सिर्फ DN/DT कर देंगे, ठीक है, N2/DT, इसी प्रकार करेंगे, इसको भी, ठीक है, इसी प्रकार कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ तक जाने थे हम लोग, अच्छा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब पढ़ लिए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, हमको भी याद करना है क्योंकि हम भी जो है एग्जाम में लिखना है ना भाई, तो 5 नंबर ये भी पूछा जाता है, ठीक है। 5 नंबर जब ये भी पूछा जाता है तो क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले याद रखना है कि कितने कारक हैं, बस। तो सबसे पहले याद रखिएगा, 1 नंबर है ताप, दूसरा नंबर है दाब, और तीसरा नंबर है क्या है, ताप दाब, उसके बाद है सांद्रता,
उसके बाद क्या है, ताप, दाब, सांद्रता, और एक ले सकते हैं जैसे मान के चलते उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मैं आपको बताया था, उत्प्रेरक दो होते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाता है। ये सब हम पार्ट 1 के क्लास में सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पार्ट 1 पहले देखिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। अगर बीच में छूट जाता है तो फिर हमको नहीं बोलिएगा भाई। चलिए तो देखिए, यहाँ तक देखे थे, द्रव्य अनुपाती नियम देखे थे, ठीक है। चलिए, अगर एक्स वाई, देख मान के चलते कोई अभिक्रिया के एक्स, ए के पावर एक्स है और बी पे पावर वाई है, तो बताइए एक्स प्लस वाई को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, कमेंट में बताइए फटाफट। एक्स प्लस वाई को जोड़ देंगे यानी उसके घातों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा वो क्या कहलाता है, फटाफट बताइए। वो लाल शर्ट वाला आंसर दो यार, क्या कर रहे हो, आंसर दो। देखिए, जब x उसकी घातों का योग कर देंगे तो क्या हो जाता है, तो x प्लस वाई हो जाता है कोटि। क्या हो जाता है, कोटि। क्या हो जाता है, कोटि हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है, ये सभी हम लोग देखे थे। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण जो होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का प्रायोगिक निर्भरता जो है ना अभिकारक पर निर्भर करता है। देखिए वेग के प्रायोगिक निर्भरता किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा अभिकारक पर निर्भर करता है। ये सब भी हम लोग देख चुके थे, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं अभी हम लोग। क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ तक देख चुके थे, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, तो वेग स्थिरांक जो होता है, वेग स्थिरांक के वेग के बराबर हो जाता था, के इक्वल टू आर हो जाता था, ठीक है। परिभाषा के अनुसार जब एकांक रखते हैं, जब उसके अभिकारक का मान क्या रखते हैं, अभिकारक की सांद्रता का मान एकांक रख देते हैं, तब होता है ये कंडीशन, ठीक है। वेग स्थिरांक जो है सांद्रता पर निर्भर कभी नहीं करता है। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, वेग रासायनिक अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन वेग स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और एनबी कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना होता है बताइए, तो एनबी कोटि के लिए वेग स्थिरांक का निर्माण होता है मोल बटे लीटर, ठीक है, 1 - n, उसके बाद समय इनवर्स। और गैस के लिए क्या होता है, ATM 1 - n समय इनवर्स, बस इतना होता है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ चुके थे। अच्छा, कोटि तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है। कोटि बताइए इसका क्या होता था, 2 + 1 को जोड़ देते थे, यानी घाटों का योग कहलाता था, तो 2 + 1 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 3, तो 3 आंसर आ जाता था, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे, उसके बाद और आगे चलते रहेंगे, अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे, अभिक्रिया की आणविकता पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग तैयार है ना, फटाफट कमेंट बताइए, तो पहले कमेंट बताइए, आप लोग तैयार है ना। चलिए एक तो डायलॉग मार दे क्या, आग ही आग की दरिया हो, ठीक है, मेरी बातों को सुनिएगा। आग ही आग की दरिया हो, आग ही आग की दरिया हो, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं, तुम तो बहुत कड़िया हो। क्या हो, कड़िया हो। कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा। आग ही आग की दरिया हो, आग ही आग की दरिया हो, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं, तुम तो बहुत कड़िया हो, तुम तो बहुत कड़िया हो। चलिए कोई बात नहीं, चलिए एंजॉय करते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है। देखिए अभिक्रिया की आणविकता मतलब अणुओं से मिलकर बना है, आणविक, ठीक है, अणुओं से ना जी, ठीक है, अणुओं से मिलकर बना है। लिखेंगे किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। देखिए संतुलित मतलब क्या होता है कि वो दोनों क्या हो, संतुलित हो, ठीक है, मतलब दोनों तरफ जो है उसकी अणुओं की संख्या समान होता है, तो वो संतुलित कहलाता है। तो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जो होता है, जो भाग लेता है, ठीक है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, मान के चलते हैं अभिकारक A है, ठीक है, A + B, ये अभिकारक भाग ले रहा है, ठीक है। भाग लेने वाले अभिकारक की वह न्यूनतम अणुओं की संख्या, ठीक है, जो इसमें अणुओं की संख्या होता है, मान के चलते हैं यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, A है, तो यहाँ पे क्या है, 1 छिपा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, 1 को लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ है। तो अणु की न्यूनतम संख्या कितना है, 1 है ना, 1 है। चलिए 1 है ना, तो इसी प्रकार कहते हैं कि न्यूनतम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो न्यूनतम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के न्यूनतम अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है H2 + Cl2, ठीक है, एरो देखिए 2H2 2HCl, आणविकता कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। चलिए अब कैसे 2 है, तो देखिए सबसे न्यूनतम अणुओं की संख्या,
क्या, सबसे न्यूनतम अणुओं की संख्या को देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका कितना है, 1 है, कुछ नहीं जुड़ा है। इसका कितना है, 1 है, प्लस जोड़ दें कितना हो जाएगा, 2। देखिए 2 दिया गया है। चलिए इसकी न्यूनतम अणु संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसका कितना होगा, देखिए ये पूरा एक जो है CH3 COOH C2H5 ये क्या है, एक तत्व, एक यौगिक है। ठीक है, यौगिक है, तो इसका कितना है, 1 है। ठीक है, और इसका H2O का कितना, 1 है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता है तो 1 होता है, 1 और 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए उसके बाद अभिक्रिया की आणविकता जो होती है ये सैद्धांतिक मान होता है। क्या होता है, सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है, और जो है यहाँ पे सैद्धांतिक मान मतलब क्या होता है कि इसे देखकर पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखकर नहीं सब हम लोग पता किए हैं, देखकर ही इसको क्या किए हैं, पता किए हैं। ठीक है, देखकर पता किए हैं। देखिए देखकर पता किए हैं ना, 2 और 1 को जोड़ दिए तो 3 हो गया, देख के पता किए हैं। और ये क्या है, सैद्धांतिक मान होता है। और ये जो है ना है 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमेशा पूर्णांक होता है। ठीक है, आणविकता हमेशा पूर्णांक होता है, इतना याद रखना है। ये सब अंतर भी पूछा जाता है, अंतर भी मैं आपको बताऊंगा। अब पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, ठोटी नहीं भाई, अभिक्रिया की कोटि भाई, कोटि भरना है। तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए क्या पढ़ेंगे, तो कोटि क्या होता है, उसके सांद्रता पदों के घातांकों का योग कोटि कहलाता है। हम लोग पार्ट 1 की वीडियो में देखे थे। तो अभिक्रिया की कोटि के घातांकों का योग क्या होता है, तो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, एक अभिकारक ले लिया है। ठीक है, एक जो है समीकरण ले लिया है अभिकारक, और इसको मिला के बन रहा है उत्पाद। ठीक है, चलिए दर वेग या दर के जो हो जाता है, के ए पर पावर x, बी पर पावर कितना हो जाता है, y हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम या वेग नियम के सांद्रता पदों के घातों का योग। ठीक है, तो सांद्रता पदों के घातों का योग क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कोटि। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम वेग नियम की सांद्रता पदों के घातों का योग, देखिए x है और ये क्या है, y है, तो x प्लस y को जोड़ने क्या हो जाएगा, तो यही हमारा क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, क्योंकि इसको घातों के सांद्रता पदों के घातों का योग कहलाता है। तो x प्लस y को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारा कोटि। क्या हो जाएगा, कोटि। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम वेग नियम के सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। देखिए अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, ये याद रखना, अभिक्रिया कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। इसे हमेशा प्रयोग द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, प्रयोग द्वारा, ऐसे आप देखकर नहीं पता कर सकते। जैसे अभिक्रिया की आणविकता को देखकर पता कर लेते थे, 2 + 1 को जोड़ देते थे 3 आ जाता था, लेकिन अभिक्रिया की कोटि में ऐसा नहीं है, उसको देखकर पता कर लेते थे, वो सैद्धांतिक मान था। लेकिन ये क्या है, प्रायोगिक मान है। जब तक इसको प्रयोग नहीं कीजिएगा तब तक ये प्राप्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, जब तक आप प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है कोई कॉन्सेप्ट के अनुसार नहीं कि 2 + 1 को जोड़ देंगे 3 निकल जाएगा, उस तरह से नहीं है ये ठो। तो देखिए ये क्या है, प्रायोगिक निर्भरता होती है। देखिए H2 + Cl2 2HCl होता था, एक इसका है एक इसका है, तो 2 हो गया, 1 1 2 हो जाएगा। आणविकता 2 तो होता है, लेकिन इसका कोटि कितना होता है, 0 होता है। तो बोलिएगा सर या फिर बताइए भैया कैसे 0 होगा, कैसे होगा। देखिए हम आपको क्या बतलाएं हम आपको कि यह प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है, प्रयोग द्वारा। तो हम प्रयोग करके बता सकते हैं, आप भी प्रयोग करके बता सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, प्रयोग करके निकाला था साइंटिस्ट जब, तो कोटि 0 आया था। सबके लिए अलग अलग है, इसको याद करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इसी का पूछता है। ठीक है, इसी का, और ये आयनन होता है। ठीक है, आयनन वाला होता है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए H2 + Cl2 उससे क्या है 2HCl, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, 0। इसको याद करना पड़ेगा, कोई इसमें और कोई ये नहीं है कि नहीं याद करना, इधर याद ही करना पड़ेगा। 2NH3N2 + 3H2, इसका कोटि कितना है, 0 है। तो बताइए इसका आणविकता कितना होगा, फटाफट बताइए तो कमेंट में, इसका आणविकता कितना होगा।
देखिए इसका जो आणविकता होगा, देखिए एक यहाँ पर है, ठीक है, एक क्या है यहाँ पर है 1 और 3, कितना नहीं यहाँ पे 2 है तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। आणविकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। लेकिन इसकी कोटि 0 होता है, इसका भी 0 इसका भी 0, ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार यहाँ दिया गया है 2N2O5, ठीक है 4NO2 प्लस O2, ठीक है, इसका कोटि कितना है 1 है, इसका कोटि कितना है 1 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कोटि कितना है 1 है इसका कोटि। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसी प्रकार 2N2O 2N2 प्लस O2, इसका कोटि कितना है, इसका भी कोटि 1 है, कितना है 1 है। चलिए अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकता है, देखिए अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता, दशमलव में नहीं होता है शायद, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता हमेशा जो है पूर्णांक होता है, ये 0 कभी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। देखिए अभिक्रिया की कोटि, इसमें और एक तो था, हाँ अभिक्रिया की कोटि के प्रकार क्या क्या है, देखिए एक है शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक द्वितीय तथा तृतीय कोटि की अभिक्रिया। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो इनमें से इम्पोर्टेंट जो है शून्य कोटि और प्रथम कोटि के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, चलिए पढ़ेंगे। तो अब एक तो मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर लिखें। तो अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर सबसे पहले लिखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर निम्नलिखित है, इतना लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे आणविकता, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर करके लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिख देंगे। आणविकता क्या होता है, तो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की वह न्यूनतम अणुओं की संख्या आणविकता कहलाता है। बस इसका ये परिभाषा बन जाएगा, नंबर 1 हो गया। और लिख देंगे यह सैद्धांतिक मान होता है, सैद्धांतिक क्या होता है, मान होता है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 लिखेंगे यह कुछ भी नहीं, यह सिर्फ पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। क्या हो गया, 3 हो गया। लिखेंगे इसे जो है देखकर पता कर सकते हैं, देखकर पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग देखे थे, देखकर ना 2 3 जोड़ देते थे तो 5 आ जाता था, 3 आ जाता था, तो देखकर इसे पता कर सकते हैं। यह जो है यह दशमलव नहीं हो सकता है, ठीक है, ये जो है दशमलव नहीं हो सकता, ना ही भिन्न हो सकता है, ठीक है। ये शून्य नहीं हो सकता, ये याद रखिए, ये शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। बस ये सैद्धांतिक मान है, 4 ठो लिख दीजिएगा तो काफ़ी है, ठीक है। अब उसी प्रकार आणविकता होगा तो आणविकता इस प्रकार लिख दीजिएगा, इसका पॉइंट लिख दीजिएगा। तो आणविकता कहते हैं कोटि, तो कोटि लिख दीजिएगा, इसका पॉइंट लिख दीजिएगा कि कोटि क्या होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग दर या वेग नियम के सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। और याद रखिएगा कोटि कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, कोटि कुछ भी हो सकता है। और यह एक क्या है, प्रायोगिक मान होता है। क्या होता है, प्रायोगिक मान होता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 4 को लिख दीजिएगा तो काफ़ी है, ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। आज की वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ लेंगे और प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, तो सबसे पहले वेग निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए माना है, ऐसा माना जाता है, तो 0 + 0, ठीक है। देखिए 0 + 0 = 0, कोटि आ गया इसका, तो a पर पावर 0, b पर पावर 0, ठीक है। तो देखिए किसी के पावर 0 जो हो जाता है ना, 1 के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वेग को r = कितना हो जाएगा, k को 1 से गुना कर देंगे तो k हो जाएगा, r = k। बोलेगा ऐसी कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत वेग तथा वेग स्थिरांक बराबर होता है। तो ये याद रखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसी में वेग तथा वेग स्थिरांक का मान कितना होता है, बराबर होता है। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, बस अभिक्रिया की कोटि पढ़े ना, कोटि पढ़े तो क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि के घातांकों का योग, ठीक है, ये पढ़े थे कोटि होता है। लेकिन उसी तरह से डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दर नियम में सांद्रता पदों के, ठीक है, जिसके दर नियम में सांद्रता पदों के घातांकों का योग अगर शून्य हो जाए,
देखिए अगर घातों को जोड़ देंगे, देखिए जैसे 2 + 2 जोड़ते थे 4 आता था, जब इसी को इस तरह से जो जोड़ा जाए कि इसमें 0 आ जाए, ठीक है। तो यही होता है हमारा सान्द्रता पदों के घातांकों की क्या शून्य हो जाए तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बस इतना याद रखना है। अब देखिए ए उत्पाद है, वेग r है, तो a के पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है वेग जो है वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। बोलेगा वेग स्थिरांक के बराबर किस में होता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में होता है। वेग स्थिरांक के बराबर किस में होता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में होता है। इससे स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होता है। ये पॉइंट याद रखें। शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखिए यहाँ पे 0 आ गया ना, तो 0 आ गया तो कैसे सांद्रता अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करेगा जी, 0 आ गया तो नहीं करेगा, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बताइए क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब पढ़ेंगे, देखिए इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। शून्य कोटि का अभिक्रिया क्या होता है, तो शून्य कोटि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग दर नियम में या वेग दर सांद्रता पदों के घातांकों का योग कितना हो, 0 हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत ही वेग जो है वेग r, ठीक है, स्थिरांक के बराबर हो जाता है। स्थिरांक के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये तो देख ली, इससे स्पष्ट होता है। और ये जो है वेग अभिकारकों पर निर्भर नहीं करता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल, जैसे शून्य कोटि का अभिक्रिया के एग्जाम्पल, जैसे जिसमें आयन आ जाए। देखिए H2 + Cl2, 2HCl मिल गया, ठीक है। ये ज़्यादा पूछा जाता है, ये ठो वाला, ये ठो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये और ये भी ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो H2 + Cl2 = 2HCl, ठीक है। ये शून्य कोटि की है। 2HI H2 + I2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। 2NH3 N2 + 3H2, ठीक है। 2N2 + 3H2 2NH3, ठीक है। इसी प्रकार उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो क्लियर होगा, ये याद कर लीजिएगा, उदाहरण तो एग्जाम में आता है। अब देखिए प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण किस प्रकार लिखेंगे, समाकलित वेग समीकरण इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन के रूप में पूछा जाता है। देखिए प्रथम कोटि नहीं, ये शून्य कोटि के लिए होगा ना, हाँ शून्य कोटि के लिए है। तो सबसे पहले ये एक उत्पाद ले लेंगे, क्या ले लेंगे, उत्पाद ले लेंगे। और इसकी अभिक्रिया की दर r = कितना हो जाएगा, बताइए, a की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए पर पावर 0 के हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, और एक हो सकता है r = -dA/dt हो जाएगा, ठीक है। अभिकारक है तो समीकरण 1 मान लेंगे इसको, ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए दर नियम क्या हो जाएगा, r = k, a पर पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। r = कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a पर पावर 0 = कितना, 1 लिख सकते हैं। देखिए किसी के पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, हम लोग पढ़े हैं बेसिक में, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा, नहीं पढ़े हैं आप लोग तो आंगनबाड़ी चला जाइए आप लोग, ठीक है। आंगनबाड़ी बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ाते हैं, लगता है आप लोग आंगनबाड़ी से उठ कर आए हैं, ठीक है। जो जिसको नहीं आता है उसके बारे में बोल रहे हैं, जिसको नहीं आता है, ठीक है। तो a पर पावर 0 कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2, देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ पे हो गया। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से क्या करेंगे, r = ठीक है, r = k कर देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, -dA/dt हो जाएगा, ठीक है। चलिए r = k हो गया, तो r यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे चलेंगे, ठीक है। ये दोनों क्योंकि बराबर होता है, पढ़े हैं ना, बराबर होता है। तो k = कितना हो जाएगा, -dA/dt, तो हो जाएगा k dt क्या आएगा, तो dt इसको गुना कर देंगे, तो उसका -dA हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इतना हो गया। अब देखिए दोनों पक्षों को, देखिए एक पक्ष एक पक्ष, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, तो समाकलन इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अगर dt है तो d हट जाएगा, t बच जाएगा, ठीक है। d हट जाएगा, बस यहाँ पे बड़ा a बच जाएगा, ठीक है। इतना ही होता है, बस और कुछ नहीं होता है। देखिए KT + C, ठीक है। चलिए ठीक है, KT + C = -a हो गया, ठीक है। समीकरण 3 हो गया। अब देखिए a जो उत्पाद है ना, t पहले प्रारंभिक मान मानेंगे 0, उसके बाद a0 = कितना, 0 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 में t = 0 रखने, देखिए समीकरण 3 यहाँ पे है। देखिए समीकरण 3 जब समाकलन किए तो समीकरण 3 यहाँ पे निकल गया, समीकरण 3 निकला ना, तो इसी में क्या करेंगे, समीकरण 3 में t = 0 रखने पर, ठीक है, प्रारंभिक मान
सब प्रारंभिक समय रखने पर टी इक्वल टू 0 रख देंगे। तो टी इक्वल टू 0 रख देंगे तो 0 इंटू के कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस ए इतना हो गया। अब देखिए समीकरण 3 में सी का मान रख देंगे। अब देखिए समीकरण 3 यहाँ पे है ना, समीकरण 3 है, समीकरण 3 में क्या करेंगे, सी का मान रख देंगे। सी का मान कितना आया, तो सी का मान आया माइनस ए आया ना, ए पर पावर 0 आया। ठीक है, तो टी का मान समीकरण 3 में रख देंगे, माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए के टी प्लस माइनस इतना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो के टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, देखिए ए नॉट माइनस ए आ गया, ए नोट माइनस कितना हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो ए नोट माइनस ए हो गया। तो देखिए ए नोट माइनस ए, अब देखिए के निकालना है हमको। ठीक है, के निकालना है तो टी नीचे आ जाएगा। ठीक है, ए नोट माइनस ए अपन टी हो गया। ठीक है, ए नोट माइनस ए अपन टी। अब बताइए कि ए नोट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ देखिए ए नोट है प्रारंभिक और ए है क्या है, अंतिम। प्रारंभिक मान और अंतिम मान है। ठीक है, ये याद रखना है, प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता, और टी क्या है, समय है। देखिए यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा और शेष मात्रा बटे टी हो गया के इक्वल टू। ठीक है, इससे सवाल भी बनता है। ठीक है, सवाल भी इससे बनता है। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है, तो सवाल अगले वीडियो में लेके आएंगे तो अच्छा होगा ना, कि नहीं। चलिए इसमें एक बार देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, अच्छा होगा। देखिए सवाल यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में 160 मिनट लगता है, यानी टी इक्वल टू कितना दिया है, 160। ठीक है, और 80% पूर्ण होने में, या देखिए ये दिया है हमारा प्रारंभिक मान, दिया प्रारंभिक मान नहीं, ये दिया है हमारा क्या, ये मान दिया है। ठीक है, प्रारंभिक मान कितना होता है, 100% होता है। तो प्रारंभिक मान में से इतना को 80% को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। 80% घटा देंगे कितना हो जाएगा, 20%। तो देखिए प्रारंभिक मान इतना आ गया, तो शेष मान कितना होगा, हाँ प्रारंभिक मान कितना हो गया, इतना हो गया ना। अब इसमें से शेष मान कितना होगा, तो शेष मान देखिए 80 मान तो यही है, तो शेष मान 20 बचा ना, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा। देखिए के बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े, के इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हैं ए नॉट माइनस ए अपान टी। ठीक है, यही होता है। और देखिए प्रारंभिक मान कितना है, 100%। शेष मान कितना है, शेष मान निकालने के लिए 100 में से क्या करेंगे, 80 जब घटा देंगे तो शेष मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला में रख देंगे, तो प्रारंभिक मान 100 है तो 100 लिख देंगे, माइनस 20 लिख देंगे। 20 क्या है, तो ए नॉट माइनस ए है ना, तो इसको 20 रख देंगे। ठीक है, चलिए 80% बटे 160, तो 80% को 100 में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 80 बटे 100, 80 दूना 160, 100 दिन 200, यानी 1/200। के इक्वल कितना हो जाएगा, 100/1/200 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निकल गया 1/200। अब निकालना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धवायुकाल। क्या निकालना है, अर्धवायुकाल। अर्धवायुकाल कैसे निकालेंगे, जब उसके जो है अभिकारक को आधा कर देंगे तो वही अर्धवायुकाल कहलाता है। वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी रहे उसे क्या कहते हैं, अर्धवायुकाल कहते हैं। जैसे ये तो हम लोग पढ़े थे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकला है ना, तो इसको जब हम अभिकारक को आधा कर देंगे, जैसे ए नोट है, ए नोट को क्या करेंगे, ए इक्वल टू एक्स मान लिए। ठीक है, तो ए नोट इक्वल टू एक्स मान लिए। अब देखिए ए इक्वल टू कितना, x/2 कर देंगे। ठीक है, देखिए ए नोट ही x के बराबर है, तो x क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, आधा इसी को लगाते हैं, 2 कर देंगे। तो देखिए ए x है, x माइनस, अब देखिए माइनस x है तो माइनस ए का मान कितना, x/2 है। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, 2x माइनस एक्स हो जाएगा, 2x माइनस एक्स हो जाएगा। अब टी हाफ कर देंगे, टी हाफ ज्ञात करना है, क्योंकि अर्धवायुकाल का मतलब क्या है, टी हाफ, तो टी हाफ ज्ञात करना है, के इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है के इक्वल टू टी हाफ। अब देखिए टी हाफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए के इक्वल टू 2x माइनस एक्स, तो 2x में से 1x कितना, 1x बचेगा, तो x बटे कितना हो जाएगा, 2t 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे सांद्रता है, तो x किसके बराबर माने थे हम लोग, ए नॉट के बराबर माने थे। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए t 1/2 इक्वल टू x/2 के कैसे आया, देखिए 2 इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धवायुकाल कितना होता है, टी हाफ इक्वल टू कितना होता है, टी हाफ इक्वल टू x/2 की होता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट अपान
2 के, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए नोट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धवायुकाल सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी कि T1/2 समानुपाती x। देखिए ये बराबर ऊपर में है तो समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा और हम भी रिवीजन कर लेंगे, और कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे के प्रारंभिक मान। अच्छे के लिए इस सब सवाल मैं करूँगा बाद में। उसके बाद पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर रखेंगे, ठीक है। और कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। और 2-4 ठो क्लास लगेगा, बस ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 2-4 ठो क्लास हाईएस्ट लगेगा तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा, क्योंकि रिवीजन के रूप में है तो अच्छा क्या लगेगा भाई, रिवीजन है तो थोड़ा देखना पड़ेगा अपना भी। रिवीजन के रूप में लाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, ठीक है। कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा, ठीक है।